तो मानसून की तेज रफ्तार ने आधे हिंदुस्तान पर ब्रेक लगा दिया है। पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो मैदानी इलाकों में उफनती नदियों ने कई राज्यों को बाढ़ की चपेट में ले लिया है। बिल्कुल, देखिए गांव तो गांव, शहर में भी सिस्टम का बड़ा बेड़ा गर्क दिखाई देता है। आज आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से देश भर में जल विस्फोट जारी है और ये मुसीबत कितनी भारी है। तो देखिए, आप मौसम के बिगड़े मिजाज को लेकर के मौसम विभाग ने पूरे देश के लिए अलग अलग कैटेगरी का अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर है। देश के 2 राज्यों में रेड अलर्ट है। वो राज्य हिमाचल, उत्तराखंड में मौसम विभाग का रेड अलर्ट है और 10 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट है और 13 राज्यों के लिए येलो अलर्ट है। यानी सीवियर और उससे ज्यादा सीवियर और सबसे क्रिटिकल कंडीशन जहां पर घर से ही नहीं निकलना है, वो रेड अलर्ट वाले भी 2 राज्यों को मौसम विभाग ने कैटेगराइज करके ये बता दिया है कि सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, बाहर मत निकलिए और अगर घर भी डेंजर जोन में आ रहा है तो सही जगह पहुंच जाइए। चलिए, तो अलर्ट्स देखने के बाद में हम आपको एक बड़ी अपडेट दे दें। देश भर में बाढ़ बारिश से कैसे हालात हैं, इसके लिए आज की तस्वीर देखनी जरूरी है। ये 6 तस्वीरें देखिए जो कि बताने के लिए काफी है कि किस कदर पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप देखिए, कुल्लू में कार बह गई, मनाली में बिल्डिंग गिर गई, सोलन में लैंडस्लाइड हुआ, मंडी में मंदिर भी डूब गया, दिल्ली में रोड पर पानी जाम और गुरुग्राम में पूरी तरह से जल जमाव। ये 6 तस्वीरें आपको पूरी तरह से किस तरह से जल विस्फोट हो रहा है उसकी कहानी बयां करने के लिए काफी है। बिल्कुल, और अब आपको दिल्ली में बारिश का हाल बताते, थोड़ा डिटेल में देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि कैसे 41 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ चुकी ये बारिश राजधानी का हाल बेहाल कर रही है। देश में राजधानी में 24 घंटे के भीतर 153 मिलीमीटर बारिश हुई है और यह रिकॉर्ड है, पिछले 41 साल का टूटा है। ये 1982 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश वाला दिन निकला और इससे पहले 25 जुलाई 1982 को दिल्ली में एक दिन के भीतर इतनी बारिश होने को रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन वो रिकॉर्ड टूटा है। दिल्ली में आज भी तेज और मध्यम बारिश का अलर्ट जारी है। ये 3 तस्वीरें देखिए किस तरह से दिल्ली और एनसीआर में बारिश ने पूरी तरह से जल जमाव कर दिया है। दिल्ली में सड़कों पर पानी भरा हुआ है, गुरुग्राम में सड़कों पर इतना ज़्यादा पानी भरा है कि अब कार भी वहां पर कई फंस गई है। दूसरा, आपको एक और तस्वीर गुरुग्राम की ही दिखाई देगी, जिस तरह से सीवर उफान पे है, यानी कि जो सिविक बॉडीज़ हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर फेल होती हुई नज़र आ रही है। और ये देखिए तस्वीरें किस तरह से गाड़ी पानी में भर गई, गाड़ी में पानी भर गया और ये आपको इसलिए दिखेगा क्योंकि लोग 3-3, 4-4 लोग जो कि अगर गाड़ी में पानी न भरा हो तो आसानी से उस गाड़ी को उठा सकते हैं, लेकिन क्योंकि गाड़ी में पानी भर गया है और पहिए तक आपको दिखाई देगा कि घुटने से थोड़ा नीचे लोगों के पानी है और इसीलिए गाड़ी पानी में फंस गई। और इसी तरह से कई और तस्वीरें सामने आ रही हैं, न केवल गुरुग्राम बल्कि दिल्ली और नोएडा से भी, जो कि दिल्ली एनसीआर में जल प्रलय की तस्वीरें और कहानी बयां कर रही हैं। बिल्कुल, और इसीलिए चलिए कि हम आपको ग्राउंड पर ही लिए चलें और आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिरकार क्या कंडीशन है। इसीलिए हम सीधा रुख करेंगे दिल्ली से, हमारी सहयोगी मदीहा खान है, गुरुग्राम से अहमद बिलाल हैं, पिथौरागढ़ से दीपक रावत हैं और सोलन से सचिन कुमार हैं। सबसे पहले गुरुग्राम लिए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अहमद बिलाल से कि क्या कंडीशन है। अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीरें गुरुग्राम की थी, लोग कार को धक्का लगा रहे थे। अहमद जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम की तस्वीर जो है वो बेहद बदहाली वाली है। जैसा कि तस्वीर पिछले कई सालों से गुरुग्राम में देखने को मिल रही है, खास करके नरसिंहपुर इलाके में, कि जरा सी बारिश में जो नरसिंहपुर का जो सर्विस लेन है वो पूरी पानी से भर जाती है और इसका पूरा पानी जो है वो
जयपुर हाईवे पे भी आने लगता है। और यही तस्वीर जो है कमोबेश आज भी दिखाई दे रही है कि सुबह जो है वो थोड़ी देर की बारिश हुई और पूरा जो नरसिंहपुर की जो सर्विस लेन थी वो जलमग्न हो गई है। आपको बता दें कि 3 विभागों की नाकामी है, ये तस्वीर उनकी गवाही देता है, चाहे वो गुरुग्राम का नगर निगम हो, चाहे वो गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो। इस रोड पर 5 पंप जो है वो प्रशासन की तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है कि जरा सी बारिश के बाद जो हालात हैं वो यहाँ पर बद से बदतर नजर आते हैं। लोगों की गाड़ियां जो है वो इस कमर तक पानी में जो है वो बंद हो जाती हैं और फिर उन्हें जो है अपनी गाड़ी से उतर करके धक्के लगा करके मशक्कतों का सामना करने के बाद जो है वो इस पानी से गुजरना पड़ता है। आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ट्रक है, इस ट्रक का पूरा पहिया जो है वो पानी में डूब चुका है। मेरे मनीष उनियाल से कहूंगा, कैमरा पर्सन से, कि वो दिखाएं कि देखिए वो जो शख्स है वो कितनी परेशानी और इस घुटने भरे पानी में जो है वो आगे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो तस्वीर है, और एक नजरिया ये भी है कि जो सर्विस लेन का पानी है वो अब हाईवे पे भी आना शुरू हो गया है। अगर कुछ देर तक बारिश जो है वो और हो जाती है तो ये जो दिल्ली जयपुर जो एक्सप्रेसवे है, जो हाईवे है, वो ये सारा पानी जो है वो इस पर आ जाएगा। एक गनीमत जरूर है कि आज रविवार है, अगर आज वर्किंग डे होता तो अब तक ये जो रोड है वो पूरी तरीके से जाम हो जाती। चलिए अहमद, आप बने रहिए हमारे साथ में। हम मधिया का रुख कर लेते हैं जो कि दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं। मधिया, आज जिस तरह से अहमद ने बताया कि रविवार है इसलिए थोड़ा सा प्रेशर कम है अगर हम पूरे ट्रैफिक मूवमेंट की बात करें तो, लेकिन दिल्ली में किस तरह से हाल बदहाल हैं हम लगातार पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं। कई इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जो कि इशारा कर रही हैं कि देश की राजधानी पर स्पीड पर ब्रेक लग गया है। बिल्कुल, देश की राजधानी का इस वक्त हाल बेहाल है और कल हुई बारिश के बाद रिकॉर्ड तोड़ बारिश थी, लेकिन उसके बाद लोगों की मुसीबतें कितनी बढ़ गई हैं उसकी सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कालका जी मंदिर के पास देशबंधु कॉलेज और देशबंधु कॉलेज की ये दीवार है वो गिरी। कल दोपहर 2 बजे का ये वाकया है जिससे 15 गाड़ियां डैमेज हुई हैं और सीधी तस्वीर इस वक्त आप देखिए जरा किस तरह से गाड़ियां बुरी तरह इससे डैमेज हुई हैं। दीवार गिरती है, जो तार हैं यहाँ पर बिजली के वो भी गिर जाते हैं और आगे जो पोल है वो भी गिरा हुआ है बिजली का। तो ये सोचिए कि यहाँ पर लोगों की जान को कितना बड़ा खतरा कल हुआ होगा। लाइन से जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं सभी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो दीवार है उसका मलबा बुरी तरह से गाड़ियों को दबा दिया है उसने और गाड़ियां यहाँ पे बुरी तरह से डैमेज हुई हैं। ये सब वो लोग हैं जो इलाके के लोग हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, अपना नुकसान जो है वो देख रहे हैं कि कितना नुकसान उन लोगों का हुआ है। और देखिए ज़रा सबसे बड़ा ख़तरा बिजली के तार, बिजली का पोल इस तरह से घर के ऊपर गिरता है और सोचिए कि जान को कितना बड़ा ख़तरा यहाँ पर होता है। यहाँ पर इलाके की जो काउंसलर हैं वो पहुंची हुई हैं, इलाके के लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें अपनी परेशानी बता रहे हैं कितना डैमेज हुआ है। सर, अगर आपसे मैं पूछूं, आप इलाके के ही हैं, कल कितना नुकसान आप लोगों का हुआ? काफ़ी नुकसान हुआ है। आप देखिए इन गाड़ियों को, देखिए सामने आपके सामने है। ये आप देखिए कॉलेज के उस साइड पे जितनी इनकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी पिछले 1-2-3 साल से, ये जितनी लूज मिट्टी है आप देखिए सारी की सारी दीवार पे बाहर आया है और ये सारी दीवार यहाँ गिरी है। ये तो कुछ कितनी गाड़ियाँ? कम से कम 10-12 गाड़ियाँ डैमेज हुई, 8-7-8 तो आपके सामने हैं। 2-3 वर्कशॉप चली गई हैं, बहुत डैमेज हुआ है। स्कूटर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, ये तो जान बच गई किसी की जो यहाँ पर कोई खड़ा नहीं था। इलाके की काउंसलर यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। मैम, मुझे ये बताइए कि कल दोपहर का वाकया है, मलबा अभी तक उठा नहीं है, काम में इतनी देरी? मैडम, मैं कल उसी समय जब हुआ था तभी आ गई। मैंने, क्योंकि लोगों की गाड़ियों के इंश्योरेंस मिलने हैं, उसको तुरंत में हटाएंगे तो वो सब चीज़ें FIR होनी थी। कल रात तक FIR दर्ज हो गई। मैंने तभी प्रिंसिपल सर से बात करी थी कि आप, और अभी भी मैंने यहाँ आने के बाद, क्योंकि मैं कल आई, मैंने देखा कि अगर ये लोग नहीं करने वाले हैं तो हम करेंगे ना। आप हमारे को बताइए कि आप नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये दीवार दिल्ली उसके देशबंधु कॉलेज की दीवार है और आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि कॉलेज की दीवार 50% तो मिट्टी है इसके अंदर, और ये 10 फुट दीवार थी और इसके बीच में कोई पिलर नहीं है। अगर कोई पिलर होता तो कम डैमेज होता। और ये जाहिर सी बात है, इस तरह की तस्वीरें दिल्ली NCR में काफी जगहों से आ रही है और ये साफ साफ इशारा कर रही हैं कि अभी मुसीबत की केवल शुरुआत हुई है। ध्यान रखिएगा कि मानसून अभी केवल शुरू हुआ है, अभी 3-4 महीने बाकी हैं। और अब आपको दिखाते हैं मैदानी इलाके के साथ साथ पहाड़ों पर भी किस तरह से हाल बेहाल है। रेड अलर्ट वाले आप स्टेट्स देखिए, हिमाचल में रेड अलर्ट है, उत्तराखंड में रेड अलर्ट है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से और बाकी जगहों पर भी हिमाचल में किस तरह से स्थिति खराब होती जा रही है। हिमाचल प्रदेश के 17 जिलों में
अलर्ट जारी किया गया है। लेटेस्ट अपडेट आपको दिखा दें कि किस तरह से कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर के लिए अगले 48 घंटे भारी हैं। वहीं मौसम विभाग ने शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां भारी बारिश के खतरे को लेकर सावधान किया गया है लोगों को। आपको बता दें कि हिमाचल में 24 जुलाई को मॉनसून ने दस्तक दी थी और तब से अब तक राज्य के कई जिले पर मॉनसून भारी है। बाढ़ और लैंडस्लाइड के खतरे से दो चार हो रहे हैं लोग। बिल्कुल, देखिए रेड अलर्ट जारी है। रेड अलर्ट का मतलब सुरक्षित रहना है, सुरक्षित स्थानों को खोज करके वहीं पर रुके रहना है और ऐसा अलर्ट जारी किया गया है। पूरे देश की बात करें तो दोनों पहाड़ी राज्य हिमाचल और उत्तराखंड के लिए कई जगहों पर रेड अलर्ट है। और आपके सामने जो तस्वीरें हैं, रेड अलर्ट की नौबत क्यों आई है अंदाजा लगाइए। बहुत मुश्किल कंडीशन है, कभी भी जमीन दरक जाती है। ऐसे में आपको सुरक्षित रखने के लिए मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया है, जो भी खतरनाक जगह हो दूर रखिए। हिमाचल प्रदेश के मनाली से ये तस्वीरें देखिए, कैसे देखते 4 सेकंड के भीतर मकान जमींदोज हो गया। लैंडस्लाइड की वजह से ये इमारत गिरी है। जिस जमीन पर ये मकान था, अचानक वो धंस गई, पूरा का पूरा मकान ध्वस्त हो गया। और इसी मकान में एक एटीएम भी था जो कि मलबे के साथ नीचे चला गया। तो अब आपको दूसरी तस्वीरें भी दिखाते हैं, हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल प्रदेश में तमाम नदियां उफान पर है। कुल्लू में देखते हैं कि किस तरह से कार ब्यास नदी में बह गई। भारी बारिश के बाद यहां नदी उफान पर है और ये तट के किनारे खड़ी कार को बहा ले गई। ये देखिए, आपको पूरा सीक्वेंस दिखाई देगा किस तरह से कार वहां पर खड़ी थी नदी किनारे और पहले कार के नीचे की जमीन बही और उसके बाद में पूरी की पूरी कार ब्यास नदी में बह गई। ये देखिए, और देखिए मंडी से भी हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। यहां भी भारी बारिश, नदी में उफान और आधा मंदिर तक पानी कैसे पहुंचा वो आप इन तस्वीरों से समझ पाएंगे। मंडी के पंडो इलाके में कार के बहने की तस्वीर आती है। पानी में डूबी हुई चीजों को देखिए, अगर आप दूर से देखें तो आपको एक मंदिर दिखाएगा, ये आधा डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। गुंबज है इसीलिए दूर से हम आप देख पा रहे हैं और मंदिर को आप बस पहचान पाएंगे, लेकिन दाखिल होना संभव नहीं है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। पानी के आगोश में समाई ये कार देखिए, सिर्फ शीशा तक आप देख पाएंगे। वो भी अगर ऐसा ही बहाव रहा तो थोड़ी देर बाद वजूद खत्म हो जाएगा। हाईवे पर लैंडस्लाइड का अंदाजा लगाइए, कहां से चलेंगे, इस पर पैदल भी चलना मुमकिन नहीं रह गया है। मलबा, बोल्डर सब कुछ इस तरीके से गिरा है कि अब ये रास्ता पूरी तरीके से बंद ही करना पड़ा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी सचिन सोलन से लाइव जुड़ गए हैं। सचिन, हिमाचल में भी रेड अलर्ट है और साथ ही साथ हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से अलग अलग जिलों में अलर्ट इशू किया गया और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगले कुछ दिनों के लिए क्या कुछ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रबंध किए गए हैं सोलन में? जी देखिए, इस वक्त हम सोलन के नज़दीक हैं। कुमारहट्टी में रेड अलर्ट है, ज़बरदस्त बारिश हो रही है पिछले कल से ही हिमाचल में। और एक तरफ जहां मंडी और कुल्लू में ब्यास नदी जो है उफान पर है, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। ये जो चंडीगढ़ और सोलन रोड है, इस पे जो है ये मैन मेड डिजास्टर जो है वो दिखाते हैं हम आपको तस्वीर, क्योंकि सड़क चौड़ी करने की जो काम जो इस सड़क पे हुआ है उसकी वजह से ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पिछले कल तक ये सड़क जो है खुली थी, यहाँ से गाड़ियां जा रही थी। पिछली रात ये लैंडस्लाइड जो है यहाँ पे हुआ है। अंदाजा आप लगा सकते हैं सामने कितने बड़े बड़े पत्थर हैं और ऊपर जो है घर थे, जो घर जो हैं इसकी जद में आए। हालांकि ये घर जो है पहले खाली कर दिए गए हैं क्योंकि खतरा जो है इन घरों पे पहले से ही है, क्योंकि जब से ये 4 लेनिंग का काम जो है इस सड़क का हुआ है, पहाड़ काटे गए हैं सड़क को चौड़ा करने के लिए और जो पहाड़ काटे गए उनको मजबूत करने का प्रबंध नहीं किया गया बाद में, जिसका खामियाजा हम जो हैं भुगत रहे हैं। अब तकरीबन हर साल हर बरसात में यही मंजर जो है इस सड़क पे देखने को मिलता है। चिंता वाली बात यह है कि सिर्फ जुलाई मिड में है हम, पूरा अगस्त बाकी है, अभी ऐसा मंजर है
तो किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्या प्रिकॉशन लिया जाएगा? और मॉनसून बढ़ जाता है और बारिश हो जाती है, क्या करेंगे? व्यवस्थाएं क्या हैं? जी देखिए, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है वो अपना काम कर रहे हैं। आज भी मंडी में पंडोह में वहां एक खड्ड के किनारे घर थे, कुछ एक घर जो है उसकी चपेट में आ गए थे, तो वहां 6 लोगों को रेस्क्यू किया है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने। वो अपना काम कर रहे हैं, पर जो कुदरती आफत है उसको टाला नहीं जा सकता। मैं आपको बता दूं, ये सोलन सड़क है, सोलन चंडीगढ़ जो है, उस पे जेसीबी मशीन जो है जगह जगह लगाई गई है। सचिन, आप नजर बना के रखिएगा, इस खबर से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स का आपके पास में और भी अपडेट्स के लिए आते रहेंगे। और बारिश के बाद से उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में तबाही के हालात नजर आ रहे हैं। पिथौरागढ़ के एक गांव भारतोली का आधा हिस्सा पिछली बरसात में लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया था। पिथौरागढ़ से हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत मौजूद हैं। दीपक, पिथौरागढ़ में किस तरह से लैंडस्लाइड और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से इस तरह की चीजें ना हो, और अगर हो जा रही हैं तो फिर किस तरह से निपटा जाए, क्या तैयारी? और देखिए आशीष, पहले ये समझना होगा कि क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। जिस तरीके से हिमाचल में हमारे सहयोगी बता रहे थे कि सड़कों का कटाव किया गया है चौड़ा करने के लिए, वैसी स्थिति उत्तराखंड में भी है। 4 लेन बनाने के लिए आपने सड़कें काट दी हैं, जिसके बाद से क्या होता है कि अलग अलग दूर दूर दराज के जो गांव हैं उनका जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। ऊपर से पूरा का पूरा मलबा नीचे गिराता है, और कभी भी जब बारिश बहुत तेज़ होती है तो ये जो पूरा लैंडस्लाइड वाला जो जोन है वो बहुत खतरनाक हो जाता है। और जिस रास्ते पर मैं हूँ, मैं पिथौरागढ़ से धारचूला की तरफ बढ़ रहा हूँ, नेशनल हाईवे है और इसको ऑल वेदर रोड बनाया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन इस सड़क पर आप कहीं पर भी चलना बहुत मुश्किल होता है। आप 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाते हैं कि अचानक से इस तरह के बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिराते हैं। ये पत्थर आपकी गाड़ी के ऊपर गिर सकते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है बारिश के दिनों में उत्तराखंड में सफ़र कर पाना या उत्तराखंड में रह पाना। यही वजह है कि गाँव कई सारे गांव ऐसे हैं जिनके कई सारे मकान बह गए हैं लैंडस्लाइड में। कई सारे गांव जो कि नदी के किनारे थे वहां पर काफ़ी ज़्यादा कटाव हुआ है, वहां पर भी कई सारे स्कूल और घर बह गए हैं। तो ये स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम की बात है तो कुदरत से तो के आगे तो नतमस्तक होना होता है, लेकिन बड़ी बात यह है दीपक की मैन मेड जो डिजास्टर को इन्विटेशन देने वाली चीजें हैं उससे गुस्सा जरूर होता है स्थानीय लोगों में। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर से आई खबर की, जहां रिहायशी इलाके में हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ी से ट्रक नीचे गिरा है। भारी बारिश के बाद रियासी जगह है, लोकेशन रियासी है और यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, ट्रक नीचे गिरा है पहाड़ी से। बड़ी खबर देखिए, तस्वीरें आ गई हैं, ये ट्रक पलटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये सड़क पर था लेकिन चंद सेकंड के भीतर ये स्लाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लैंडस्लाइड के साथ ये ट्रक, ये देखिए खिलौने की तरह पलट गया, ये खाई में समा गया ट्रक। और लैंडस्लाइड पर ये देखिए, ये साइड में आप देखेंगे तो एज पर बहुत सारी गाड़ियां हैं, ये रोड है, लेकिन ट्रक पलटता है। पलटने के बाद ये खिसकते चला गया। लैंडस्लाइड इसीलिए कहते हैं, और ये आसानी से समझा जा सकता है क्यों। इतने बड़े ट्रक को आप खिलौने की तरह सरकते हुए खाई में धीरे धीरे समाते हुए, बाद में देखिए बड़ी तेजी से जब ग्रेविटी काम करती है तो लुढ़कते हुए वो खाई में समा गया और दूर दूर तक नामो निशान नहीं। पहले ट्रक पलटा और उसके बाद खाई में समाया। धीमे धीमे लैंडस्लाइड किसे कहते हैं, वो स्लाइड करता है जमीन के टुकड़े के साथ, खिसकते चला जाता है, खिसकने के बाद वो पलटी खा करके खाई में। तो चलिए अब पश्चिम बंगाल की खबरों पर नजर डालते हैं और वहां की बात करें तो पंचायत चुनाव को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर, हिंसा को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, जिससे ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग पर बड़े सवाल उठे हैं। ब्रेकिंग अपडेट देखिए, बीएसएफ के डीआईजी का पश्चिम बंगाल हिंसा पर बयान। क्या कहा है उन्होंने? केंद्रीय बलों का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को कई लेटर्स लिखे गए थे, सभी सेंसिटिव बूथ्स की जानकारी मांगी गई थी और बीएसएफ के डीआईजी ने यह भी कहा है कि 7 जून को सिर्फ कुछ सेंसिटिव बूथ्स की जानकारी मिली थी। तो बड़ा सवाल बीएसएफ के डीआईजी का पश्चिम बंगाल की हिंसा जो कि पंचायत चुनाव को लेकर हुआ था, उसको लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है कि केंद्रीय बलों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ।
बिल्कुल, इसके साथ आपको बताते चले पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को कई लेटर लिखे गए थे, सभी सेंसिटिव बूथ की जानकारी नहीं थी, ये दलील दी गई है, ये बात कही गई है। हम रुक करते हैं हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल का और उनसे जानकारी लेते हैं कि कल के बाद अब बयानों का दौर भी शुरू हो गया। मनोज्ञा, जिस तरीके से डीआईजी ने ये बात कही है कि उनको सेंसिटिव बूथ की टोटल जानकारी नहीं थी। देखिए, ये बहुत हास्यास्पद है कि अगर खुद चुनाव आयोग इस तरह की बातें कहे, लेकिन उसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि हिंसा की तस्वीरें सबने देखी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि राज्य चुनाव आयोग को नहीं नजर आ रहा है? बयानबाजी कुछ भी हो सकती है, किसी के समर्थन या विरोध में हो सकती है, लेकिन तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती हैं कि बैलेट बॉक्स चोरी हो रहे हैं, कि डब्बे चोरी हो रहे हैं, कि डब्बों को पानी में फेंका जा रहा है या फिर लूट करके लिया चला जा रहा है और हत्याएं हो रही हैं। जो लोगों के शव दिख रहे हैं वो तो सबको दिख रहे हैं, पर इसमें इस समय बार बार आरोप तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट की तरफ लगा रही है, कांग्रेस की तरफ लगा रही है। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हमने देखी, जिस तरह से हिंसा हुई, मालदा हो या फिर बाकी सारे इलाके जहां पर लूट की बार बार घटनाएं हुई हैं। अगर ईवीएम ही यानी कि बैलेट बॉक्स ही अगर चोरी हो जा रहा है, क्योंकि बंगाल में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर पर होते हैं, जिसकी मांग विपक्ष भी लगातार करता आ रहा है, तो अब बड़ी बातें होंगी कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन अभी भी हिंसा का दौर थमा नहीं है। मनोज्ञा, नॉर्थ 24 परगना, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, एटलीस्ट इन 3 जगहों से ईवीएम पोलिंग बूथ को किस तरह से कैप्चर कर लिया गया, कुछ मशीनें गायब कर दी गई, वहां से लूट हुई, इस तरह की तस्वीरें तो बहुत ही रेयर है। मुझे नहीं याद है कि रिसेंट हिस्ट्री में इस तरह के किसी भी इलेक्शन में देखने को तस्वीरें मिली थी। लेकिन जो अब बीएसएफ के डीआईजी का ये बयान, क्या ये ब्लेम गेम है कि हम नहीं, हमें इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई, डेटा नहीं प्रोवाइड किया गया, या फिर आपको ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से लग रहा है कि इंफॉर्मेशन, बाकी सारी चीजें कंडक्ट सही से किया गया था लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं किया गया? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती होती है जमीनी स्तर पर, तो उसमें ये फिल्टर नहीं किया जाता है कि बीएसएफ आएगी, कि आईटीबीपी आएगी, कि सीआईएसएफ आएगी या सीआरपीएफ आएगी। इन सारी फोर्सेस को सेंट्रल फोर्स के तौर पर डिप्लॉय किया जाता है। जब इन सारे का डिप्लॉयमेंट होता है तो उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप किस बूथ पर होंगे, और कोर्ट के आदेश के अनुसार हर बूथ पर 4 केंद्रीय बल को तैनात किया जाना था। अगर डीआईजी, बीएसएफ को ये जानकारी नहीं है तो ये उनकी जानकारी की समस्या है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के तहत सबको डिप्लॉय किया गया है। हम जिस बूथ पर थे वहां पर सीआरपीएफ और दूसरे बूथ पर आईटीबीपी या सीआईएसएफ तैनात थी, जिन्हें इन सब के बारे में जानकारी थी। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब इतनी हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं और जब इतनी हिंसा हो रही है, तो आरोप प्रत्यारोप से ऊपर हो जाता है कि कम से कम सुरक्षा मुहैया कराकर चुनाव करवाना। और सबसे महत्वपूर्ण, बंगाल में ऐसा नहीं है कि ये हिंसा पहली बार हो रही है। मैं पिछले 20 साल से बंगाल के सारे इलेक्शंस कवर कर रही हूँ। ये पहले भी होता था, लेकिन अब कैमरे ज्यादा हैं और तस्वीरें कैद ज्यादा होती हैं और दिखती भी ज्यादा है। बिल्कुल मनोज्ञा, ये समझने वाली बात है कि कैमरों में कैद तस्वीरों के बावजूद क्या प्रक्रिया है, कौन सा प्रोसेस है कि संवेदनशील, अति संवेदनशील जो बूथ होते हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है। क्या उस पूरे प्रोसेस को फिर से पढ़ने की जरूरत है? क्योंकि उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें आई हैं। मनोज्ञा, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, बंगाल की रक्त रंजित पॉलिटिक्स, ये जिस तरीके का मामला सामने आया है, वर्सेस बैलेट बम, ये क्यों कह रहे हैं हम? सबसे पहले आप देखिए कि सियासी एक्शन और रिएक्शन में क्या कुछ है, किसकी तरफ से बयान। सबसे पहले पश्चिम बंगाल बीजेपी ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, अमित शाह को चिट्ठी लिखी, हस्तक्षेप की मांग की गई। अमित शाह ने पल पल की जानकारी ली। अगला पॉइंट देखिए, ज्यादातर लोगों की मौत गोली लगने से हुई है। बीजेपी ने कहा, गोला बारूद किसने भेजा, किसकी फंडिंग? बीजेपी की तरफ से ये देश विरोधी ताकतें हैं और एनआईए जांच करे, इस तरह से मांग की गई थी। दूसरा पॉइंट है टीएमसी का, देखिए। बिल्कुल, हाँ, केंद्रीय बलों ने दर्शकों की भूमिका निभाई क्या? टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस झूठ बोल रहे हैं, ये टीएमसी की ओर से कहा गया। बंगाल बीजेपी प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है, टीएमसी का यह आरोप है। तो ये देखिए, इस तरीके से बातें सामने आई हैं। और अब बंगाल के बाद बात कर लेते हैं बिहार की, आशीष। बिल्कुल, और बिहार से लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है, दर्शकों को उसके बारे में बता दें। चिराग ने नित्यानंद राय से मुलाकात की है। चिराग के आवास पर यह मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि नित्यानंद जी ने क्या कहा है, चिराग से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चिराग जी हमारे मजबूत नेता हैं। चिराग पासवान की आज पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी है कि किसके साथ में गठबंधन बनाया जाए, और उसी बीच चिराग ने नित्यानंद राय से मुलाकात की है। जाहिर सी बात है कि क्या अब चिराग एनडीए के साथ जाएंगे, जिसका की इंडिकेशन पिछले कई सालों से मिलता भी रहा है। एटलीस्ट हमने पिछले 1.5-2 सालों में देखा है कि चिराग बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की काफी तारीफ करते हुए नजर आए हैं।
यह घर हमारा पुराना घर है। इस घर से मेरा संबंध भी बहुत पुराना और अटूट है, जो पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा, सदा रहने वाला है। हम दोनों भाई मिले हैं और जब मिलते हैं तो कुछ न कुछ तो बात होती है, और जब हम लोग मिलते हैं तो अच्छी बात होती है। माननीय रामविलास भैया और भाजपा हमेशा बिहार को या देश को अपनी सेवा से, काम से हमेशा खुश ही रखने का काम किए हैं, समझे ना। यह तो हम लोग के स्वभाव। देखिए, हम दोनों मिलते हैं तो सब ठीक है, ठीक होता है, अच्छी अच्छी बातें होती हैं। अच्छी अच्छी बातों में राजनीति ना शुमार हो, ये कौन मानेगा। आइए पटना लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी शशांक कुमार से जानेंगे कि आखिर मौसम का हाल कैसे बदल रहा है और पल पल बदलते सियासी मौसम पर अब ये जो ताजा अपडेट आई है, इसके आगे भी कुछ नजर आ रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं। शशांक, देखिए, चिराग पासवान अपने जो पटना में आवास है उस पर अपने पार्टी के नेताओं के साथ वहां बैठक कर रहे हैं। एनडीए के साथ जाने का वो निर्णय ले सकते हैं, 1 से 2 घंटे में वो अपना रुख जो है स्पष्ट कर देंगे। बता दें, तेजस्वी से उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं, लेकिन ऑलरेडी महागठबंधन में 6 दल हैं, वहाँ पे उनके लिए कोई खास जगह नहीं है। एनडीए में अभी बीजेपी के साथ चिराग के चाचा पारस हैं, मांझी भी आ चुके हैं। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो 2019 का फॉर्मूला था 6 लोकसभा सीट और एक राज्यसभा सीट, ये चिराग मान रहे हैं, ये इसकी मांग किए हैं। लेकिन क्या इस पर बात बन पाएगी या उससे कुछ कम सीट बीजेपी देगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, चिराग एनडीए के साथ जा सकते हैं और आज नित्यानंद मिले हैं तो ये लगभग अब तय माना जा रहा है। हाँ, एक बड़ा सवाल ये है कि क्या चिराग केंद्र में मंत्री बनेंगे। जब हमने नित्यानंद से ये सवाल किया तो वो हंसने लगे, कहे कि आज हम उनसे मिले हैं और जो भी बात हुई है वो बहुत अच्छे माहौल में हुई है। तो नित्यानंद राय का जो बयान है काफी कुछ इशारा कर रहा था। लेकिन देखिए, चिराग की एक शर्त है कि जो चाचा पारस उनके हैं उससे उनकी बातचीत बंद है। चाचा हाजीपुर से सांसद है, तो चिराग चाहते हैं कि ये सीट मुझे दी जाए। तो क्या चाचा ये सीट छोड़ेंगे, क्या बीजेपी इसके लिए चाचा को तैयार कर पाएगी, ये भी देखना होगा। बड़ी खबर मिल रही है हिमाचल के मनाली से। व्यास नदी उफान पर है। व्यास नदी के सैलाब में हाईवे का एक हिस्सा बह चुका है। हिमाचल के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। व्यास नदी के सैलाब में हाईवे का एक अच्छा खासा हिस्सा बह चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल के मनाली की ये डरावनी तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर है और ये उफनाती व्यास नदी है। व्यास नदी के बहाव ने हाईवे का एक अच्छा खासा बड़ा सा हिस्सा अपने आगोश में ले लिया है। सब कुछ बहते हुए देख सकते हैं आप। हाईवे का एक हिस्सा बह जाने के बाद स्थिति गंभीर है। कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, लेकिन वो इलाके जो व्यास नदी के दायरे में आते हैं वो खास तौर पर बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, क्योंकि व्यास नदी का हाल देखिए, ये बहाव देखिए आप। तस्वीरें डराने वाली है। देश के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 ऐसे राज्य हैं जहां ऑफिशियली बाढ़ काल डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच पहाड़ी इलाकों में कुदरत की दहाड़ दिखाई दे रही है। जम्मू से लेकर उत्तराखंड तक लैंडस्लाइड का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में पानी लगातार लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है, लोगों का सब कुछ छीनने पर आमादा है। साउथ इंडिया में भी मॉनसून बारिश टॉप गियर लगा चुकी है। ये आप तस्वीरें देखिए, आपको किस तरह से आधे हिंदुस्तान में जल कर्फ्यू है, इन तस्वीरों से पता चल जाएगा अलग अलग राज्यों में। जिस वक्त दिल्ली की बारिश #दिल्ली रेन्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था, उसी दौरान देश के अलग अलग राज्यों से बाढ़, लैंडस्लाइड की हैरान करने वाली तस्वीरें भी लोगों के दिलों में खौफ भर रही थी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का ये सेक्शन सही सलामत था। लैंडस्लाइड का मलबा निकल रहा था, लेकिन कुछ ही पलों बाद पूरी की पूरी सड़क में पाताल समाधि ले ली। बारिश के बाद रोड बह गई। गनीमत रही कि इस दौरान वहां कोई यात्री नहीं था। इस हादसे के बाद मुगल रोड ब्लॉक हो गया। इस बीच दक्षिण कश्मीर में खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा लगातार दूसरे दिन रोकी गई। हिमाचल में सैलाब ने कैसी तबाही मचाई, ये तस्वीर उसकी बानगी भर है। कसौली से लेकर सिरमौर तक आफत कई गुना बढ़ चुकी है। पहाड़ों से पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर गिर रहे हैं। बड़े बड़े पहाड़ अचानक दरक रहे हैं। कसौली में तो आधा दर्जन घर जमींदोज हो गए। वेदर डिपार्टमेंट का कहना है कि अगले 48 घंटे हिमाचल पर भारी है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल सिचुएशन ये है कि हिमाचल में करीब 100 सड़कों पर आवाजाही बंद है। 73 योजनाओं पर बारिश का असर पड़ा है।
ये फोरकास्ट हमने भेज दिया, उनको हमने अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है और इससे प्रदेश में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। इसी तरह की सिचुएशन एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी बनी हुई है। यहाँ बारिश आफत बनकर बरसी है। जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते सड़कें टूटी हुई हैं। एक जगह से दूसरी जगह की कनेक्टिविटी खत्म हो गई। बारिश के चलते चंपावत जिले में टनकपुर पिथौरागढ़ की मुख्य सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद से ग्राउंड पर क्या स्थिति है दिखाने के लिए एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इस वक्त चंपावत डिस्ट्रिक्ट में हम लोग मौजूद हैं और बीती रात जो बारिश हुई है उसके बाद से स्थिति देखिए कि एक मुख्य सड़क है जो टनकपुर को चंपावत और पिथौरागढ़ से जोड़ती है। उस सड़क का आधे से ज्यादा हिस्सा टूटकर गिर चुका है और एक बड़ा गड्ढा यहां पर आपको नजर आएगा। मौसम की बार ऐसी पड़ी कि उत्तराखंड में 154 सड़कें बंद कर दी गई हैं। अगले कुछ दिनों तक सैलाबी सितम का कोड रेड यहां जारी रहने वाला है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और पंजाब से लेकर यूपी तक 9 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इधर असम में अब भी हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। साउथ के कई स्टेट भी पानी की मार झेलने को मजबूर हैं। हरियाणा की एक लेटेस्ट अपडेट बता दें, हरियाणा के पंचकुला में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुई है। सड़क का एक हिस्सा ढह गया है। तस्वीरें देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है और हरियाणा के पंचकुला की ये तस्वीरें, देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और हरियाणा के पंचकुला में आपको इन तस्वीरों से देखकर अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से ढह गया और जिस तरह से जेसीबी वहां पर काम कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बड़े बोल्डर्स यानी कि बड़े पत्थर पहले ऊपर से नीचे रास्ते की तरफ आए और ये देखिए एग्जैक्टली जो मैं बात आपको बता रहा था, बड़े पत्थर आए नीचे और न केवल उन्होंने आधा रास्ता जाम कर दिया बल्कि एक तरफ का रोड का हिस्सा एक पूरी तरह से ढह गया। और दूसरी तस्वीरें देखिए, ये गुरुग्राम की तस्वीरें हैं। दिल्ली एनसीआर का ये हिस्सा है, आधी गाड़ी पानी में डूब चुकी है और लोग अपनी अपनी गाड़ियां बचा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आज रविवार है इसलिए सिचुएशन फिर भी थोड़ा कंट्रोल में है। अगर ये मंडे टू फ्राइडे यानी कि ऑफिस वाले दिन होते तो फिर आप इमेजिन कीजिए कि कितनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है और लोगों को भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये पुलिस स्टेशन का है, ये किस तरह से पुलिस स्टेशन सदर जो कि गुरुग्राम का है और पुलिस स्टेशन भी इस तरह से देख के लग रहा है कि आधा पानी में डूब गया है। बिल्कुल, तो ये ओल्ड गुड़गांव, न्यू गुड़गांव, लेकिन कंडीशन पानी पानी। तस्वीरें आपने देखी,